हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विनोद और मैं आज क्लास 11 के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आया हूं। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे स्टोक्स लॉ के बारे में। तो स्टोक्स लॉ क्या होता है इसके बारे में समझेंगे और इसका जो प्रूफ है वो भी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक स्टोक्स लॉ। देखिए यहाँ पर दो कंटेनर है आपके सामने। एक कंटेनर में आपका स्फेरिकल जो बॉडी है वो ऊपर में है, ठीक है, इसको हम लोग अभी ड्रॉप नहीं किए हैं। दूसरा में क्या किए हैं कि हम लोग यहाँ पर ड्रॉप किए हैं। दोनों फिगर को समझेंगे अच्छे से, ठीक है। अभी यहाँ पर इस कंटेनर में क्या कर रहे हैं हम लोग, स्फेरिकल बॉडी को ड्रॉप करवाने वाले हैं। जब तक ये ड्रॉप नहीं है तब तक लिक्विड का जो लेयर है, लिक्विड का लेयर जो इस तरह से है ना। जब इसमें हम लोग ड्रॉप कर दिए स्फेरिकल बॉडी को, इसमें ड्रॉप कर दिया, ठीक है, तो देखिए इसके बीच में क्या होगा, एक देखिए यहाँ पर इस तरह का शेप आएगा। ये जो बॉडी है उसको इस तरह से धकेलेगा, है ना, इस तरह से धकेल रहा है। लेकिन देखिए हम लोग न्यूटन के थर्ड लॉ में पढ़े हैं कि अगर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इस तरह से तो उधर से एक अपोजिट फोर्स भी लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? अपोजिट फोर्स लग रहा है। जैसे हम लोग अगर आगे चलते हैं तो एक क्या होता है, हवा रोकता है हम लोग को, है ना, अपना रोकने का कोशिश करता है। बहुत सारा फोर्सेस है जो हम लोग को रोकने का कोशिश करता है, जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ही बॉडी को ड्रॉप किए स्फेरिकल बॉडी को, तो वो क्या हुआ, नीचे आना चाहेगा। तो यहाँ पर देखिए ये तो आपका मोशन में आ गया। यहाँ पर जो लिक्विड है, लिक्विड का लेयर है, वो क्या आ गया, मोशन में आ गया। लेकिन यहाँ पर जो ये सब है, ये दो साइड जो है ये क्या होगा, रेस्ट में आएगा, है ना। ये दो साइड जो है वो क्या हुआ, रेस्ट में आ गया, ठीक है। तो स्टोक्स लॉ, स्टोक्स सर ने क्या बताया था कि किसी भी स्फेरिकल बॉडी को अगर किसी लिक्विड में अगर ड्रॉप करते हैं तो उसमें क्या होगा, रिलेटिव मोशन जो होगा वो जनरेट होगा। तो वो रिलेटिव मोशन क्या करेगा कि दो अगर रेस्ट में है, दोनों साइड रेस्ट में है और यहाँ पर का मोशन में है, तो इसको एक अपोजिट फोर्स क्या करेगा, रोकेगा मोशन करने के लिए। तो यहाँ से जो अपोजिट फोर्स लगेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स बोलते हैं, ठीक है। विस्कस फोर्स, उसी विस्कस फोर्स के बारे में हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है कि विस्कस फोर्स जो होगा उसको अपने और आने से रोकेगा और इसको वापस जो है धकेलेगा, है ना, वापस धकेलेगा। तो ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, विस्कस फोर्स किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा पहला एफ प्रोपोर्शनल ईटा। ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बढ़ेगा तो आपका फोर्स भी बढ़ेगा, है ना। और दूसरा क्या है, रेडियस, एफ प्रोपोर्शनल रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी। आर क्या है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी। अगर आर बढ़ेगा तो आपका एफ भी बढ़ेगा, मतलब रेडियस बढ़ेगा तो फोर्स भी उसमें बढ़ेगा। और आपका देखिए एफ प्रोपोर्शनल वी, वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉडी, ये भी क्या करेगा, अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। और अगर हम लोग तीनों को कंबाइन कर दें, ये तीनों को कंबाइन कर दें तो हम लोग का जो फाइनल आंसर आएगा वो स्टोक्स लॉ का F = 6 पाई ईटा आर वी होगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ आप लोग को नया चीज़ दिख रहा होगा, 6 पाई, ठीक है। तो अगर हम लोग समझते हैं प्रोपोर्शनल टू के साइन को हटाते हैं तो एक हम लोग कांस्टेंट के यूज करते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव है कि के का वैल्यू इसमें कितना आएगा, 6 पाई आएगा, जो हम लोग को प्रूव नहीं करना है, ठीक है। चलिए पहले स्टोक्स लॉ का डिफिनेशन करते हैं, फिर से एक बार इसको समझेंगे, ठीक है। तो ये फिगर दोनों जो है आप लोग अपने रफ में या फिर ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। चलिए पहले हम लोग इसका डिफिनेशन करेंगे। यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग, है ना। पहले इसका डिफिनेशन करके इसका प्रूफ भी करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, पूरा वीडियो देखोगे तभी आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर होगा, ठीक है। चलिए तो स्टोक्स लॉ का डिफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग, है ना। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, ठीक है, द बैकवर्ड विस्कस फोर्स, the backward viscous force acting on a small spherical body of radius r, moving with velocity
with moving with velocity v through fluid of viscosity eta is given by f equal to 6 pi eta RV। ठीक है, आप लोग कोई भी r लिख सकते हो, यहाँ पर हम स्मॉल r ऐसे कर सकते हो आप लोग। ठीक है, दोनों जगह सेम रखना है आप लोग को, है ना। यहाँ तक समझ में आया। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ द बैकवर्ड विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉल स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस r मूविंग विद वेलोसिटी v। मैंने क्या बताया था अभी, देखिए उस फिगर को आप लोग को यहाँ पर ड्रॉ करना है। ठीक है, इस फिगर को आप लोग को कहाँ ड्रॉ करना है, यहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो स्फेरिकल बॉडी है वो यहाँ पर है, तो ये इस तरह से कुछ शेप बनेगा उसका, है ना। यहाँ पर क्या कर रहा है, ये स्फेरिकल बॉडी जो है वो नीचे की ओर वापस आ रहा है, लेकिन यहाँ से क्या कर रहा है, इसको विस्कस फोर्स आपका वापस धकेल रहा है ऊपर की ओर, है ना। तो ये फिगर आप लोग यहाँ पर बनाओगे। द बैकवर्ड विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉल स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस r। देखिए यहाँ पर जो स्फेरिकल बॉडी जो है वो नीचे की ओर आ रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, एक बैकवर्ड फोर्स लग रहा है। स्टोक्स का कहना था कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग नीचे की ओर लिक्विड में फेंकते हैं तो वो क्या होगा, एक बैकवर्ड फोर्स लगाएगा, है ना। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा फोर्स, विस्कस फोर्स। इसी विस्कस फोर्स, ये विस्कस फोर्स किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, तो आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मतलब कि फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी और इसका वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉडी पर ये डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये हो गया स्टोक्स लॉ। मूविंग विद वेलोसिटी v थ्रू फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी ईटा इज गिवन बाय f इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। ठीक है, ये हो गया स्टोक्स लॉ का डिफिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि क्या क्या है ये ईटा r, क्योंकि याद नहीं रहेगा तो आप लोग इसे लिख सकते हो, जबकि वहाँ मैंने डिटेल दे दिया था, लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। आप लोग चाहोगे तो इसको लिख सकते हो, है ना, वेयर करके। वेयर इट पहले हम लोग r लिख सकते हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी, दूसरा क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉडी। ठीक है, और आपका ईटा बच गया, वो आप लोग लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या फिर फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी भी आप लोग लिख सकते हो। ये हो गया आपका स्टोक्स लॉ। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके प्रूफ में। मेन बात अब यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये तो इसका डिफिनेशन हो गया, जो जनरली आप लोगों को कहीं पर भी मिल जाएगा किसी भी बुक में। इसका प्रूफ को समझना पड़ेगा। ठीक है, मैथमेटिकल प्रूफ जो है उसको आप लोगों को समझना होगा। ठीक है, तो यहां पर अब नया हेडिंग देना है, प्रूफ ऑफ स्टोक्स लॉ। प्रूफ ऑफ स्टोक्स लॉ, चलिए हेडिंग दे दी जल्दी से, प्रूफ ऑफ स्टोक्स लॉ। थोड़ा वीडियो बड़ा बनेगा, ठीक है, लेकिन समझ में भी आएगा, इसकी फुल गारंटी है ना। स्टोक्स लॉ कैन बी प्रूव्ड, स्टोक्स लॉ कैन बी प्रूव्ड by the method of dimension. We suppose that Stokes law can be proved by the method of dimension. डायमेंशन के मेथड से इसको हम लोग प्रूव करेंगे। कैसे? We suppose that, हम लोग क्या सपोज कर लेंगे, f जो है वो प्रोपोर्शनल, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था अभी, है ना, f जो है वो प्रोपोर्शनल होगा इसके
ईटा के, ठीक है, हम लोग मान लिए ए, यहाँ पर ईटा के साथ हम लोग ए मान लिए इसका जो पावर में, ठीक है। दूसरा क्या मान लिए, एफ जो है प्रोपोर्शनल है आर के, इसको हम लोग बी मान लिए, ठीक है। तीसरा क्या मानेंगे, एफ जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, अब क्या बच गया, वेलोसिटी, इसको हम लोग सी से मान लिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक लिख लोगे आप लोग, ठीक है। अब इसके हम लोग प्रूफ में आ गए हैं, ठीक है। अब तीनों को कंबाइन कर देना है एक जगह पर, तो क्या हो जाएगा, एफ प्रोपोर्शनल टू ईटा ए आर बी और आपका भी सी हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 1 मान लेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपका, 1 हो गया, है ना। तीनों को हम लोग एक जगह पर कंबाइन कर दिया। पुटिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला, पुटिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला for f eta r and v, we get, जब हम लोग तीनों का इसको वैल्यू पुट कर देंगे, डायमेंशनल फार्मूला पुट कर देंगे तो क्या होगा, है ना। चलिए f का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ आप लोग, m l t का पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ईटा का डायमेंशनल फार्मूला m l पावर 1 और t का पावर -1, ठीक है। और इसका पावर a लिख देना है। और क्या बच गया आपका r, r का क्या हो जाएगा आपका l, ठीक है, इसका पावर b। और अब v का बच गया, तो v का l t का पावर -1 यहाँ पर c बेस में, ठीक है। अब देखिए अगर हम इन तीनों का सेपरेट सॉल्व करने लगे a b c का, तो इसका बहुत लंबा सॉल्यूशन चल जाएगा। डायरेक्ट आप लोग को लिखना है ऑन सॉल्विंग, है ना, ऑन सॉल्विंग वी गेट। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, ए बी और सी जो होगा वो 1 के बराबर होगा, ठीक है। ये डायरेक्ट लिख देना है आप लोग को, उतना सॉल्यूशन करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए जब इसका वैल्यू डायरेक्ट आपका 1 आ गया तो इसका वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 में ले आते हैं, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन 1, ठीक है। ये आप लोग लिखते चलोगे साथ में। चलिए यहाँ से भी हम लोग प्रोपोर्शनल टू के साइन को नहीं हटाए हैं, ठीक है, याद रखना आप लोग को। एफ प्रोपोर्शनल ईटा आर वी, ठीक है, इतना हम लोग मान लिए हैं। अब इस प्रोपोर्शनल टू के साइन को अगर हम लोग हटाते हैं, सॉरी प्रोपोर्शनल टू के साइन को अगर हम लोग हटाते हैं तो क्या लगेगा, इक्वल टू लगेगा। तो वो हम लोग एक कांस्टेंट के यूज कर देंगे, के ईटा आर वी, ठीक है। अब देखिए इस कांस्टेंट के का वैल्यू कितना होता है, एफ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ये हो गया क्या आपका स्टोक्स लॉ का फाइनल आंसर, फाइनल प्रूफ। दिस इज स्टोक्स लॉ, ये आपका प्रूव हो गया, है ना। तो आई होप, देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप लोग को और दिक्कत हो रहा होगा, बहुत जगह आप लोग बुक में देखोगे तो यहाँ पर जो इस इक्वेशन के बाद आपको ये इक्वेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। उससे कोई दिक्कत नहीं, मेरा फाइनल आंसर आना चाहिए, ठीक है। हो सके सॉल्यूशन में आप लोगों को कहीं ABC का सॉल्व करके दिखाया गया हो, लेकिन उतना लंबा करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। जो भी जितना भी मार्क्स का आएगा इतना आप लोग करोगे तो आपको सफिशिएंट मतलब फुल मार्क्स आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टोक्स सर का क्या कहना था, किसी भी अगर स्फेरिकल बॉडी को लिक्विड पर ड्रॉप करते हैं तो वो जब नीचे जाता है तो उसमें क्या होता है, एक विस्कस फोर्स अप्लाई होता है, जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से उन्होंने बताया था। कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है, किसी अगर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो एक अपोजिट फोर्स जो है हम लोग को वो रोक रहा है। तो यहाँ पर भी जब अगर हम लोग लिक्विड में किसी स्फेरिकल बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो उसमें क्या हो रहा है, एक विस्कस फोर्स जो है वो उसको नीचे जाने से रोक रहा है। वो विस्कस फोर्स किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, तो पहला आपका है v वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉडी, दूसरा क्या है आपका
आर उसका रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी, और तीसरा क्या है ईटा जो है आपका क्या है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या फिर आप लोग बोल सकते हो फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, इन तीनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि अगर पहला फोर्स बढ़ेगा, सॉरी अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो फोर्स भी उसमें बढ़ेगा, और आपका रेडियस बढ़ेगा तो भी उसमें फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, तो स्टोक्स सर का कहना क्या था कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि किसी भी स्फेरिकल बॉडी को अगर हम लिक्विड पर ड्रॉप करते हैं तो एक विस्कस फोर्स जनरेट करेगा। वो विस्कस फोर्स जो है किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, उसका रेडियस, उसका वेलोसिटी और उसका विस्कोसिटी पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक समझ में आया होगा। आई होप जो बच्चे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर भी करेंगे, ताकि जो और भी बच्चे हैं और आसानी से पढ़ सकें और अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, और जो भी बच्चे नए हैं वो मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि जो अपडेट्स हैं, जो नए नए वीडियोस हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, और आप लोग अच्छे तरह से फिजिक्स को समझ सकें, पढ़ सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।